अध्याय 2 वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जाए। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाकर रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता का पूरा बिजनेस संभाल लिया और सच कहें तो वह अपने पिता से भी बेहतर काम कर रहा है। हम साल में 1-2 बार गोल्फ खेलने के दौरान मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी आपकी कल्पना से भी ज्यादा अमीर हैं। रिच डैड का साम्राज्य सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को भी उसी तरह तैयार कर रहा है जैसे उसके पिता ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैंने 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया और मेरी पत्नी किम उस समय 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम न करना नहीं होता। हमारे लिए इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी अनहोनी न हो तो हम काम करें या न करें, हमारी संपत्ति वेल्थ अपने आप बढ़ती रहती है और महंगाई से आगे रहती है। हमारी संपत्तियां इतनी मजबूत हैं कि वे खुद ही बढ़ती रहती हैं। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। आप उसे कई साल तक पानी देते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसे आपकी जरूरत नहीं रहती। उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वह खुद ही मजबूत हो जाता है। फिर वही पेड़ आपको छाया देता है और आप उसका आनंद लेते हैं। माइक ने अपने पिता का बिजनेस संभालने का रास्ता चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूह से बात करता हूं, वे अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं कहां से शुरू करूं? क्या कोई किताब है जो आप सुझाएंगे? मैं अपने बच्चों को कैसे तैयार करूं? आपकी सफलता का राज क्या है? मैं लाखों कैसे कमा सकता हूं? जब भी मैं इनमें से कोई सवाल सुनता हूं, मुझे एक कहानी याद आती है। सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे कुछ सबसे बड़े नेताओं और अमीर बिजनेसमैनों की एक मीटिंग शिकागो के एजवाटर बीच होटल में हुई। उनमें शामिल थे चार्ल्स श्वाब, सबसे बड़ी स्टील कंपनी के प्रमुख; सैमुअल इंसुल, दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट; हॉवर्ड हॉब्सन, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रमुख; इवार क्रूगर, इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट; लियोन फ्रेजर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट; रिचर्ड विटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट; आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर, बड़े स्टॉक स्पेकुलेटर; एल्बर्ट फॉल, राष्ट्रपति हॉर्डिन के कैबिनेट सदस्य। लेकिन 25 साल बाद इन 9 महान लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब कंगाल होकर मरे, इंसुल विदेश में दिवालिया होकर मरे, क्रूगर और कॉटन भी कंगाल हो गए, हॉब्सन पागल हो गया, विटनी और एल्बर्ट फॉल जेल से रिहा हुए, फ्रेजर और लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। शायद कोई ठीक से नहीं बता सकता कि इनके साथ क्या हुआ। अगर आप साल 1923 को देखें तो यह 1929 के शेयर बाजार क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन से ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन घटनाओं ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। इस कहानी का मतलब, आज हम उस समय से भी ज्यादा तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं। आने वाले समय में भी ऐसे कई उतार चढ़ाव, बूम्स और बस्ट्स आएंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति शिक्षा, एजुकेशन पर नहीं। अगर लोग सीखते रहें, लचीले, फ्लेक्सिबल रहें और खुला दिमाग रखें, तो वे कठिन समय में भी अमीर बनते जाएंगे। लेकिन अगर वे सोचते हैं कि पैसा ही सभी समस्याओं का समाधान है, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस समस्याओं को हल करती है और पैसा बनाती है, लेकिन बिना वित्तीय समझ के पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाकर रखते हैं। हमने कई कहानियां सुनी हैं ऐसे लोगों की जो लॉटरी जीतकर अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। वे लाखों रुपए जीतते हैं लेकिन जल्द ही वहीं वापस आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। या फिर ऐसे प्रोफेशनल खिलाड़ियों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में लाखों कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद पुल के नीचे रहने लगते हैं। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है। 1 साल पहले उसके पास लाखों रुपये थे, लेकिन आज सिर्फ 29 साल की उम्र में वह कहता है कि उसके दोस्तों, वकील और अकाउंटेंट ने उसका पैसा ले लिया। उसे मजबूर होकर कार वॉश में कम सैलरी पर काम करना पड़ा, लेकिन उसे वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि वह अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर रहा था जब वह गाड़ियों को साफ कर रहा था। उसकी यह कहानी पूरे देश में खबर बन गई। वह अपनी नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ अपील कर रहा है और कहता है कि उसके साथ अन्याय और भेदभाव हुआ है। वह कहता है कि वह रिंग ही उसके पास बची हुई आखिरी चीज है, और अगर वह भी चली गई तो वह टूट जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अचानक करोड़पति बन गए, और हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें सावधान करता हूं।
आखिर में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना बचाकर रखते हैं और कितनी पीढ़ियों तक उसे बनाए रखते हैं। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहाँ से शुरू करूं या मुझे जल्दी अमीर बनने का तरीका बताओ, तो वे मेरे जवाब से अक्सर निराश हो जाते हैं। मैं बस उन्हें वही कहता हूं जो मेरे रिच डैड ने मुझे बचपन में कहा था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय रूप से साक्षर फाइनेंशियली लिटरेट बनना होगा। ये बात उन्होंने मेरे दिमाग में बार बार डाली। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे पिता किताबें पढ़ने पर जोर देते थे, जबकि मेरे रिच डैड वित्तीय ज्ञान फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गहरी नींव फाउंडेशन बनानी होगी। लेकिन अगर आप एक साधारण घर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 6 इंच की कंक्रीट की परत भी काफी होती है। ज्यादातर लोग अमीर बनने की जल्दी में 6 इंच की नींव पर ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली, जो खेती अग्रेरियन एज के समय में बनी थी, आज भी बिना मजबूत नींव के घर बनाने पर विश्वास करती है। आज भी बच्चे स्कूल से निकलते हैं बिना किसी वित्तीय ज्ञान फाइनेंशियल फाउंडेशन के, और फिर एक दिन वे शहरों में रहते हुए कर्ज में डूबे हुए नींद खोकर, जिसे वे अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, उसे जी रहे होते हैं। तब वे ये तय करते हैं कि उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान जल्दी अमीर बनने का तरीका ढूंढना है, और फिर स्काईस्क्रैपर, बड़ी इमारत बनाने का काम शुरू हो जाता है। वह बहुत तेजी से ऊपर उठती है, लेकिन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनने की जगह वह लीनिंग टावर ऑफ सबर्बिया बन जाती है, यानी टेढ़ी और अस्थिर। और फिर वही नींद रहित रातें वापस आ जाती हैं। जहां तक माइक और मेरी बात है, हम दोनों के पास अपने अपने फैसले लेने का विकल्प इसलिए था क्योंकि हमें बचपन से ही मजबूत वित्तीय नींव फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना सिखाया गया था। अकाउंटिंग का महत्व। अकाउंटिंग, लेखा जोखा, शायद दुनिया का सबसे उलझा हुआ और बोरिंग विषय लगता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो यही सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। मेरे रिच डैड के सामने सवाल था, इतने बोरिंग और कठिन विषय को बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उनका जवाब था, इसे आसान बनाओ और चित्रों पिक्चर्स के जरिए सिखाओ। सिंपल लर्निंग मेथड। मेरे रिच डैड ने माइक और मेरे लिए बहुत मजबूत वित्तीय नींव तैयार की। उन्होंने हमें बहुत छोटी उम्र से ही बहुत आसान तरीके से सिखाना शुरू किया। अमीर लोग एसेट्स, संपत्तियां खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज, देयताएं खरीदते हैं, जिन्हें वे गलती से एसेट्स समझते हैं। कई सालों तक वे सिर्फ चित्र बनाते थे और बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे। माइक और मैं उन सरल चित्रों से ही समझ गए। पैसों की भाषा, जागन, पैसे का फ्लो, मूवमेंट ऑफ मनी, और बाद में उन्होंने उसमें नंबर जोड़ना शुरू किया। आज माइक बहुत जटिल और उन्नत अकाउंटिंग को समझता है, क्योंकि उसे अपने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए इसकी जरूरत है। मैं उतना जटिल नहीं हूं क्योंकि मेरा बिजनेस छोटा है, लेकिन हम दोनों की शुरुआत एक ही सरल नींव से हुई थी। आगे आने वाले पन्नों में मैं आपको वही सरल चित्र, लाइन ड्राइंग्स दिखाऊंगा जो माइक के पिता ने हमें सिखाने के लिए बनाए थे। भले ही वे बहुत साधारण थे, लेकिन उन्हीं ने 2 छोटे बच्चों को मजबूत और गहरी नींव पर बड़ी संपत्ति, वेल्थ बनाने में मदद की। नियम #1, एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझो और एसेट्स खरीदो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यही एक चीज जाननी है। यही नियम नंबर 1 है। यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी गहराई, इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें एसेट और लायबिलिटी का अंतर ही नहीं पता होता। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिन्हें वे एसेट्स समझते हैं। जब रिच डैड ने यह बात मुझे और माइक को समझाई तो हमें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। हम उस समय लेकिन उनका जवाब इतना आसान था कि हम कुछ देर तक सोचते ही रह गए। माइक ने पूछा, एसेट क्या होता है? रिच डैड बोले, अभी इसकी चिंता मत करो, बस इस विचार को समझो। अगर तुम इसकी सरलता को समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल प्लान होगा। ये बहुत सरल है और इसी वजह से लोग इसे समझ नहीं पाते। मैंने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये जानना है कि एसेट क्या है, उसे खरीदना है और हम अमीर बन जाएंगे? रिच डैड ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान है। मैंने फिर पूछा,
अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, क्योंकि लोगों को एसेट और लायबिलिटी का फर्क ही नहीं पता। मुझे याद है मैंने पूछा, अगर यह इतना आसान और जरूरी है, तो बड़े लोग अडल्ट्स इसे क्यों नहीं समझते? रिच डैड को एसेट और लायबिलिटी समझाने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगे, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये बात दूसरों को समझाने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि लोग अलग तरीके से पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट और फाइनेंशियल प्लानर जैसे लोगों ने सिखाया होता है। और असली समस्या यह है कि बड़ों को पहले अपनी पुरानी गलत सीख अनलर्न छोड़नी पड़ती है, तभी वे नई सही बात समझ पाते हैं। कई बार बड़े लोगों को फिर से बच्चों की तरह सीखना पड़ता है, लेकिन एक समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति को अक्सर यह छोटा या अपमानजनक लगता है कि वह इतनी सरल बातों पर ध्यान दे। मेरे रिच डैड किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल। इसलिए उन्होंने हमें सब कुछ बहुत आसान तरीके से सिखाया, और यही हमारी मजबूत वित्तीय नींव, फाइनेंशियल फाउंडेशन का कारण बना। फिर समस्या कहाँ है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी आसान चीज भी लोगों को समझ नहीं आती? लोग क्यों ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो वास्तव में लायबिलिटी होती है, लेकिन वे उसे एसेट समझते हैं? इसका जवाब हमारी बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन में छिपा है। एसेट वीज लायबिलिटी सबसे आसान परिभाषा। एसेट वह है जो मेरी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो मेरी जेब से पैसा निकालता है। हम लिटरेसी, साक्षरता पर ध्यान देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता पर नहीं। असल में एसेट और लायबिलिटी की पहचान शब्दों से नहीं होती, बल्कि उनके व्यवहार, बिहेवियर से होती है। अगर आप डिक्शनरी में एसेट और लायबिलिटी के अर्थ देखेंगे तो वे एक अकाउंटेंट के लिए सही लग सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है। और समस्या यह है कि बड़े लोग यह मानने में झिझकते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। रिच डैड हमें कहते थे, एसेट की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि नंबर्स, अंकों से होती है। अगर तुम नंबर्स पढ़ नहीं सकते तो तुम एसेट और गड्ढे खोल में फर्क नहीं कर पाओगे। अकाउंटिंग के बारे में रिच डैड कहते थे, अकाउंटिंग में नंबर्स महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि वे नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। जैसे शब्द, वर्ड्स होते हैं, असली महत्व शब्दों का नहीं बल्कि उनकी कहानी का होता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें नंबर्स पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये बात मैंने अपने रिच डैड से सैकड़ों बार सुनी है। और साथ ही यह भी, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट और लायबिलिटी में फर्क कैसे समझें? ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन सरल परिभाषाओं से सहमत नहीं होते, लेकिन यही आसान चित्रित सिंपल ड्राइंग्स दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव बनाने की शुरुआत बने। ये है एसेट का कैश फ्लो पैटर्न। यह एक ऐसे फ्लो को दिखाता है जहां पैसा आपकी जेब में आता है। एसेट्स, इनकम, आपकी जेब में पैसा, प्रॉफिट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इस डायग्राम का ऊपर वाला हिस्सा इनकम स्टेटमेंट कहलाता है, जिसे अक्सर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट P&L भी कहा जाता है। यह क्या दिखाता है? इनकम, आय, पैसा अंदर आता है। एक्सपेंसेस, खर्च, पैसा बाहर जाता है। नीचे वाला हिस्सा बैलेंस शीट होता है। इसमें क्या होता है? एसेट्स, संपत्तियां, लायबिलिटीज, देयताएं। इसे बैलेंस शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस करता है। सबसे जरूरी समझ, बहुत से लोगों को यह समझ नहीं होती कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इस संबंध को समझना बहुत जरूरी है। रिच डैड की सिंपल टीचिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे रिच डैड ने हमें बस इतना ही सिखाया, एसेट्स तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं। ये बहुत आसान, स्पष्ट और उपयोगी नियम है। ये है एसेट का कैश फ्लो पैटर्न। यह एक ऐसे फ्लो को दिखाता है जहां पैसा आपकी जेब में आता है। एसेट्स, इनकम, आपकी जेब में पैसा, प्रॉफिट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इस डायग्राम का ऊपर वाला हिस्सा इनकम स्टेटमेंट कहलाता है, जिसे अक्सर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट P&L भी कहा जाता है। यह क्या दिखाता है? इनकम, आय, पैसा अंदर आता है। एक्सपेंसेस, खर्च, पैसा बाहर जाता है। नीचे वाला हिस्सा बैलेंस शीट होता है। इसमें क्या होता है? एसेट्स, संपत्तियां, लायबिलिटीज, देयताएं। इसे बैलेंस शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस करता है। सबसे जरूरी समझ, बहुत से लोगों को यह समझ नहीं होती कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
और इस संबंध को समझना बहुत जरूरी है। रिच डैड की सिंपल टीचिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे रिच डैड ने हमें बस इतना ही सिखाया। एसेट्स तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं। ये बहुत आसान, स्पष्ट और उपयोगी नियम है। अगर आप अपनी संपत्ति वेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वित्तीय साक्षर फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। शब्दों वर्ड्स में भी और अंकों नंबर्स में भी। कैश फ्लो को समझना। डायग्राम में बने तीर एरोज ये दिखाते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसे ही कैश फ्लो कहा जाता है। सिर्फ नंबर्स अपने आप में ज्यादा मायने नहीं रखते। जैसे बिना संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के शब्द भी बेकार होते हैं। असली बात है उस कहानी को समझना जो ये नंबर्स और कैश फ्लो बता रहे हैं। फाइनेंशियल स्टोरी क्या कहती है? फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ना मतलब ये समझना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यानी पूरी कहानी स्टोरी को समझना। अधिकतर लगभग 80% परिवारों की फाइनेंशियल स्टोरी कुछ ऐसी होती है। वे कड़ी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनका प्रयास बेकार चला जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स खरीदने के बजाय लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न। एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। पैसा आता है, इनकम, लेकिन तुरंत खर्चों एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज में चला जाता है, यानी अंत में उसकी जेब में कुछ भी नहीं बचता। मिडिल क्लास व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न। ये डायग्राम दिखाता है कि मिडिल क्लास व्यक्ति का पैसा कैसे घूमता है। जॉब नौकरी से मिलता है सैलरी वेतन। इनकम स्टेटमेंट आय विवरण। सैलरी आय। टैक्सेस टैक्स। एक्सपेंसेस खर्चे। मुख्य खर्चे एक्सपेंसेस। मॉर्गेज पेमेंट घर की एमई का पेमेंट, गाड़ी की एमई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, स्कूल लोन पेमेंट, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज देयताएं, मॉर्गेज घर का लोन, गाड़ी का लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, एजुकेशन लोन। एसेट्स संपत्तियां, बहुत कम या नहीं के बराबर। समझने वाली बात की इनसाइट। मिडिल क्लास व्यक्ति मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लेकिन पैसा सीधे खर्चों और एमई में चला जाता है। वे सोचते हैं कि घर और कार एसेट्स हैं, लेकिन वास्तव में वे लायबिलिटीज हैं, क्योंकि वे लगातार पैसा बाहर निकालते हैं। अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न। ये डायग्राम दिखाता है कि एक अमीर व्यक्ति का पैसा कैसे काम करता है। बैलेंस शीट। एसेट्स संपत्तियां, रियल एस्टेट जमीन प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब, कोर्स, पेटेंट। लायबिलिटीज देयताएं, मॉर्गेज लोन, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड। इनकम स्टेटमेंट आय विवरण। इनकम आय के स्रोत। रेंटल इनकम किराया, डिविडेंड, इंटरेस्ट ब्याज, रॉयल्टी, एक्सपेंसेस खर्चे, टैक्सेस टैक्स, मॉर्गेज पेमेंट एमई। समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात। अमीर व्यक्ति एसेट्स खरीदता है, एसेट्स से इनकम जनरेट करता है, वही इनकम उसके खर्चे और लायबिलिटीज को संभालती है, यानी एसेट्स इनकम एक्सपेंसेस, फिर भी पैसा बचता है। फाइनल डिफरेंस रिच वीज मिडिल क्लास इनकम एक्सपेंसेस लायबिलिटीज, रिच क्लास एसेट्स इनकम एक्सपेंसेस। गोल्डन रूल। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये सभी डायग्राम जानबूझकर बहुत सरल ओवरसिंप्लीफाइड बनाए गए हैं। हर व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी होती हैं, खाना, घर और कपड़े। ये डायग्राम सिर्फ ये दिखाते हैं कि गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों के जीवन में पैसा कैसे फ्लो करता है। कैश फ्लो ही असली कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। कहानी से सीख, इंपॉर्टेंट लेसन। मैंने अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की कहानी इसलिए बताई थी ताकि ये दिखाया जा सके कि सिर्फ पैसा सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं, जल्दी अमीर कैसे बने, मैं कहाँ से शुरू करूं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है। सच्चाई क्या है? ज्यादा पैसा कमाना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता। कई बार यह समस्या को और बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे अंदर की कमियों, फ्लॉज को उजागर कर देता है। यह दिखाता है कि हमें क्या नहीं आता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को अचानक बहुत पैसा मिल जाता है, इनहेरिटेंस, सैलरी हाइक, लॉटरी, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से उसी आर्थिक परेशानी में आ जाता है या उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। रीजन। पैसा सिर्फ आपके अंदर के कैश फ्लो पैटर्न को बढ़ाता है। अगर आपकी आदत है जितना कमाओ उतना खर्च करो,
तो ज्यादा पैसा आने पर खर्च भी उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है, मूर्ख और उसका पैसा जल्दी अलग हो जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम की कमी। हम स्कूल जाते हैं पढ़ाई, स्कॉलास्टिक स्किल्स सीखने के लिए और प्रोफेशनल स्किल्स सीखने के लिए। ये दोनों जरूरी हैं, क्योंकि इससे हम पैसा कमाना सीखते हैं। पहले और आज का फर्क। 1960 के समय में अगर कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा होता था तो लोग सोचते थे कि वह डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा था। लेकिन आज डॉक्टर भी कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का कंट्रोल, गवर्नमेंट रूल्स, लीगल केसेस, मैलप्रैक्टिस सूट्स। आज के बच्चों की सोच। आज के बच्चे बनना चाहते हैं फेमस एथलीट, मूवी स्टार, सिंगर, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन, सीईओ, क्योंकि वहां फेम, पैसा और स्टेटस मिलता है। यही कारण है कि आज बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना मुश्किल हो गया है। आज के समय में लोग ये समझ चुके हैं कि सिर्फ पढ़ाई एकेडमिक सक्सेस की सफलता की गारंटी नहीं है, जैसा पहले माना जाता था। फाइनेंशियल स्किल्स की कमी, क्योंकि छात्र स्कूल से बिना वित्तीय ज्ञान, फाइनेंशियल स्किल्स के निकलते हैं। इसलिए लाखों पढ़े लिखे लोग अपने करियर में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन बाद में आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। वे ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। असल कमी क्या है? उनकी शिक्षा में यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाया जाए, ये तो वे सीख लेते हैं, बल्कि यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे संभाला जाए। इसे कहते हैं फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, वित्तीय समझ। फाइनेंशियल एप्टीट्यूड का मतलब आप जो पैसा कमाते हैं उसके साथ क्या करते हैं, दूसरों को आपका पैसा लेने से कैसे रोकते हैं, पैसे को लंबे समय तक कैसे रखते हैं और कैसे उस पैसे को आपके लिए काम करवाते हैं। सबसे बड़ी समस्या, ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि वे आर्थिक रूप से क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कैश फ्लो समझ नहीं आता। एक व्यक्ति हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, अपने काम में सफल, प्रोफेशनली सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली इलिटरेट, वित्तीय रूप से अनपढ़ हो सकता है। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है मेहनत करके पैसा कमाओ, लेकिन उन्होंने यह नहीं सीखा पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। फाइनेंशियल ड्रीम कैसे नाइटमेयर बन जाता है। मेहनती लोगों की एक आम कहानी होती है। एक नया शादीशुदा पढ़ा लिखा खुशहाल कपल एक छोटे से किराए के घर में रहने लगता है। उन्हें लगता है कि दो लोग मिलकर रहने से खर्च कम हो जाता है और वे पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ड्रीम स्टार्ट। लेकिन जल्दी ही उन्हें लगता है कि घर छोटा है, तो वे सोचते हैं हम अपना सपना घर, ड्रीम होम खरीदेंगे ताकि आगे चलकर बच्चे भी हो सकें। अब दोनों की इनकम है, वे अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ने लगती है। यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल ड्रीम की असली कहानी। जैसे जैसे उनकी इनकम, आय बढ़ती है, वैसे वैसे उनके एक्सपेंसेस, खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का असर, इनकम बढ़ी, एक्सपेंसेस भी बढ़े, लायबिलिटीज, देयताएं बढ़ती गईं, लेकिन एसेट्स, संपत्तियां नहीं बढ़ीं। सबसे बड़ा खर्च टैक्सेस, टैक्स। अधिकतर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है टैक्सेस, टैक्स। बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स होता है, लेकिन वास्तव में कई लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकेयर टैक्स। असल सच्चाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक कर्मचारी एम्प्लॉय को लगता है कि सोशल सिक्योरिटी जोड़ मेडिकेयर इक्वल्स लगभग 7.5% टैक्स, लेकिन असल में ये करीब 15% होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर, कंपनी भी उतना ही पैसा देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी वह पैसा जो आपको मिल सकता था वह सीधे सरकार को चला जाता है। अंडरस्को 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 और इसके ऊपर उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपको उस पैसे पर भी इनकम टैक्स देना पड़ता है जो आपको मिला ही नहीं, क्योंकि वह सीधे सोशल सिक्योरिटी में चला गया। अंडरस्को 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 अंडरस्को। यंग कपल की कहानी आगे।
जैसे जैसे उस नए शादीशुदा कपल की इनकम बढ़ती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे फैसला करते हैं कि अब उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपने सपनों का घर ड्रीम होम खरीदना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और फिर वे उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अंडरस्को 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 अंडरस्को। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहीं से उनकी फाइनेंशियल स्टोरी एक नए मोड़ पर जाती है, जो आगे चलकर प्रॉब्लम भी बन सकती है। जब वे अपने नए घर में रहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उन्हें एक नया टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स। फिर वे खरीदते हैं नई कार, नया फर्नीचर, नए अप्लायंसेस, घर के सामान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ताकि उनका घर परफेक्ट लगे। अंडरस्को 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 अंडरस्को। अचानक क्या होता है, एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनकी लायबिलिटीज देयताएं भर चुकी हैं। मॉर्गेज, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड डेट। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी उनकी लायबिलिटीज लगातार बढ़ रही हैं। अंडरस्को 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 अंडरस्को। रैट रेस की शुरुआत, चूहे का चेहरा। अब वे फंस चुके हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रैट रेस, चूहा दौड़ में। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे और ज्यादा मेहनत करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। अंडरस्को 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 अंडरस्को। प्रॉब्लम का साइकिल चक्र। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इनकम बढ़ती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा टैक्सेस बढ़ते हैं, इसे ब्रैकेट क्रीप कहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक्सपेंसेस और बढ़ते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा लायबिलिटीज और बढ़ती हैं। अंडरस्को 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 अंडरस्को। क्रेडिट ट्रैप, क्रेडिट जाल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उन्हें एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे उसे इस्तेमाल करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और जल्दी ही लिमिट पूरी मैक्स आउट कर देते हैं। अंडरस्को 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 अंडरस्को। लोन कंपनी का ऑफर। फिर एक लोन कंपनी कॉल करती है और कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपका सबसे बड़ा एसेट घर अब ज्यादा कीमत का हो गया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपका क्रेडिट अच्छा है इसलिए हम आपको लोन दे सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सबसे समझदारी का काम है कि आप अपने सारे बिल्स एक लोन में मर्ज कंसोलिडेट कर लो। अंडरस्को 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 अंडरस्को। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन असल में उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह उन्हें और गहरे कर्ज में फंसा देता है।
underscore 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 हिडन रियलिटी छुपी सच्चाई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लेकिन असल में उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे सिर्फ लायबिलिटीज बढ़ा रहे होते हैं। लोग अपने क्रेडिट कार्ड के उच्च ब्याज वाले कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपने घर के लोन में जोड़ देते हैं। और क्योंकि घर के लोन का ब्याज टैक्स में छूट देता है, इसलिए उन्हें ये सही फैसला लगता है। वे ऐसा करते हैं और अपने महंगे क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका देते हैं। उन्हें राहत मिलती है। अब उनके क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने उपभोक्ता कर्ज को अपने घर के लोन में जोड़ दिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि अब कर्ज 30 साल में फैला दिया गया है। उन्हें लगता है कि यह समझदारी भरा फैसला है। फिर उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी के लिए बुलाता है। मेमोरियल डे सेल चल रही होती है। वे खुद से वादा करते हैं कि सिर्फ देखने जाएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं। मैं ऐसे युवा जोड़ों से अक्सर मिलता हूं। उनके नाम अलग होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक समस्या एक जैसी होती है। वे मेरे सेमिनार में आते हैं और पूछते हैं, हमें ज़्यादा पैसा कैसे कमाना चाहिए। वे यह नहीं समझते कि उनकी समस्या यह नहीं है कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि वे अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं। ये समस्या वित्तीय अज्ञानता और एसेट व लायबिलिटी के अंतर को न समझने के कारण होती है। ज़्यादा पैसा आमतौर पर पैसों की समस्या का समाधान नहीं करता। समझदारी समस्याओं का समाधान करती है। मेरे एक दोस्त की कहावत है, अगर तुमने खुद को गड्ढे में खोद लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे पिता हमें बताते थे कि जापानी लोग 3 शक्तियों को मानते हैं: तलवार, आभूषण और दर्पण। तलवार शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर बहुत पैसा खर्च किया है और इसी कारण वह एक शक्तिशाली सैन्य देश है। आभूषण ज्वेल पैसे की शक्ति का प्रतीक है। एक कहावत है, जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी मान्यता के अनुसार ये तीनों में सबसे कीमती है। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे की शक्ति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वे रोज उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि वे जो कर रहे हैं क्या वह सही है या नहीं। लोग हर सुबह काम पर जाते समय खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। पैसे को पूरी तरह न समझने के कारण अधिकांश लोग उसकी शक्तिशाली ताकत को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अगर वे दर्पण की शक्ति का उपयोग करते तो वे खुद से पूछते, क्या ये सही है। लेकिन अक्सर अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने के बजाय अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय दूसरों जैसा बनने लगते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो। तुम्हारा घर एक एसेट है। तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। ज्यादा कर्ज लेने पर टैक्स में फायदा मिलता है। एक सुरक्षित नौकरी लो। गलतियां मत करो। जोखिम मत लो। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा अपने काम में सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी वित्तीय रूप से अनपढ़ हो सकता है। कहा जाता है कि अधिकांश लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलने का डर मृत्यु के डर से भी ज्यादा होता है। मनोचिकित्सकों के अनुसार ये डर इन कारणों से होता है: अलग कर दिए जाने का डर, अलग दिखने का डर, आलोचना का डर, मजाक उड़ाए जाने का डर और समाज से बाहर कर दिए जाने का डर। अलग होने का डर ही ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याओं के नए समाधान खोजने से रोकता है। इसीलिए मेरे शिक्षित पिता कहते थे कि जापानी लोग दर्पण की शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को तभी देख पाते हैं जब हम खुद को देखते हैं। डर ही मुख्य कारण है कि लोग कहते हैं, सुरक्षित खेलो, चाहे वह खेल हो, रिश्ते हो, करियर हो या पैसा। यही डर लोगों को मजबूर करता है कि वे सामान्य रूप से स्वीकार की गई बातों और लोकप्रिय ट्रेंड्स का पालन करें और उन पर सवाल न उठाएं। तुम्हारा घर एक एसेट है। लोन लेकर अपने सारे बिल चुका दो और मेहनत करो। ये प्रमोशन है। एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। पैसा बचाओ, जब सैलरी बढ़ेगी तो बड़ा घर खरीदेंगे। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। कई वित्तीय समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें दर्पण में देखकर अपने आप से सच बोलना चाहिए और अपने डर के बजाय अपनी आंतरिक समझ पर भरोसा करना चाहिए। जब मैं और माइक 16 साल के हुए तब हमें स्कूल में समस्याएं होने लगीं।
हम खराब बच्चे नहीं थे, लेकिन हम भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और सप्ताहांत में माइक के पिता के लिए काम करते थे। अक्सर काम के बाद मैं और माइक घंटों तक उनके साथ एक मेज पर बैठते थे, जब वे अपने बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकरों, निवेशकों, मैनेजरों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अब वह पढ़े लिखे लोगों को निर्देश दे रहा था, सवाल पूछ रहा था और उन्हें मार्गदर्शन दे रहा था। वे लोग उसके बुलाने पर आते थे और जब वह उनसे संतुष्ट नहीं होता था तो घबरा जाते थे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो भीड़ के साथ नहीं चला। वह अपने दम पर सोचता था और हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे शब्दों से नफरत करता था। वह नहीं कर सकते शब्द को भी पसंद नहीं करता था। अगर आप उससे कुछ करवाना चाहते थे तो बस कहिए, मुझे नहीं लगता कि आप ये कर सकते हैं। मैं और माइक ने उसकी मीटिंग्स में बैठकर जितना सीखा उतना हमने अपने पूरे स्कूल और कॉलेज के वर्षों में भी नहीं सीखा था। माइक के पिता किताबों के हिसाब से बहुत बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन वे आर्थिक रूप से शिक्षित थे और इसी वजह से सफल थे। वे हमें बार बार कहते थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों को काम पर रखता है जो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस तरह हमें घंटों तक समझदार लोगों को सुनने और उनसे सीखने का अवसर मिला। लेकिन इसी कारण से हम अपने शिक्षकों द्वारा सिखाए जाने वाले सामान्य विचारों से सहमत नहीं हो पाते थे और इससे समस्याएं पैदा होती थीं। जब भी शिक्षक कहते थे, अगर तुम अच्छे अंक नहीं लाओगे तो असली दुनिया में सफल नहीं हो पाओगे, तो मैं और माइक बस भौहें उठा लेते थे। जब हमें तय नियमों का पालन करने और उनसे अलग न होने को कहा जाता था तो हमें समझ में आने लगा कि स्कूल रचनात्मकता को कैसे हतोत्साहित करता है। हम समझने लगे कि हमारे रिच डैड क्यों कहते थे कि स्कूल अच्छे कर्मचारियों को तैयार करने के लिए बनाए गए हैं, न कि नियोक्ता एम्प्लॉयर्स बनाने के लिए। कभी कभी मैं या माइक अपने शिक्षकों से पूछते थे कि जो हम पढ़ रहे हैं वह असली जीवन में कैसे उपयोगी है, या फिर हमें पैसे और उसके काम करने के तरीके के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता। दूसरे सवाल के जवाब में हमें अक्सर यही सुनने को मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अपनी पढ़ाई में अच्छा करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। जितना अधिक हम पैसे की ताकत को समझते गए उतना ही हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से दूर होते गए। मेरे बहुत अधिक शिक्षित पिता ने कभी भी मेरे अंकों ग्रेड्स को लेकर मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन हम पैसों को लेकर बहस करने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तब तक मुझे पैसों के बारे में अपने माता पिता दोनों से कहीं बेहतर समझ हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब बुककीपिंग कर सकता था और टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट वकीलों, बैंकरों, रियल एस्टेट ब्रोकरों, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे पिता अन्य शिक्षकों से बातचीत करते थे। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट है। इस पर हमारे बीच एक अप्रिय खुशनुमा नहीं बहस हुई जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरे अनुसार घर एक अच्छा निवेश नहीं है। असेट्स एसेट्स रिच डैड, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज लायबिलिटीज, असेट्स एसेट्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज। घर होम। ऊपर दिया गया चित्र ये दर्शाता है कि मेरे रिच डैड और पुअर डैड के बीच अपने घर को लेकर सोच में कितना अंतर था। एक पिता अपने घर को एसेट संपत्ति मानते थे, जबकि दूसरे पिता उसे लायबिलिटी देयता मानते थे। मुझे याद है जब मैंने अपने पिता के लिए ये डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने उन्हें कैश फ्लो, पैसे के आने जाने की दिशा समझाई थी। मैंने उन्हें ये भी दिखाया कि घर का मालिक बनने के साथ कई अतिरिक्त खर्चे, एंसिलरी एक्सपेंसेस भी आते हैं। बड़ा घर मतलब ज्यादा खर्च, और पैसा लगातार खर्च वाले कॉलम एक्सपेंसेस से बाहर जाता रहता है। असेट्स एसेट्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, आय इनकम, खर्च एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट, होम लोन की किस्त, मॉर्गेज पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा इंश्योरेंस, रखरखाव मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, मॉर्गेज। आज भी बहुत से लोग इस बात पर मुझसे असहमत होते हैं कि घर एसेट नहीं है। मैं जानता हूं कि कई लोगों के लिए घर उनका सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपना खुद का घर होना कुछ न होने से बेहतर है। मैं सिर्फ इस लोकप्रिय सोच डॉगमा को देखने का एक अलग तरीका बताता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक बड़ा और ज्यादा आकर्षक घर खरीदते हैं तो हमें पता है कि वह एसेट नहीं होगा, वह एक लायबिलिटी देयता होगा, क्योंकि वह हमारी जेब से पैसा निकालता रहेगा। तो यह वह तर्क है जो मैंने रखा। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज है और जब बात पैसों की होती है तो ज्यादा भावनाएं वित्तीय समझ को कम कर देती हैं।
मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। घर के मामले में ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उस घर के लिए काम करते हैं, जो वास्तव में उनका कभी पूरी तरह से होता ही नहीं। दूसरे शब्दों में, लोग हर कुछ सालों में नया घर खरीदते हैं और हर बार पिछले कर्ज को चुकाने के लिए नया 30 साल का लोन ले लेते हैं। भले ही लोगों को होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन बाकी सभी खर्चे वे टैक्स देने के बाद बची हुई आय आफ्टर टैक्स इनकम से ही चुकाते हैं, यहां तक कि जब उनका लोन खत्म भी हो जाता है। मेरी पत्नी के माता पिता तब हैरान रह गए जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया। ये तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए इस बढ़ोतरी ने उनके रिटायरमेंट बजट पर दबाव डाल दिया और उन्हें घर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन पर अपने घर का $10 लाख का कर्ज है, जबकि आज वह घर इससे कहीं कम कीमत में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान वे होते हैं जो छूटे हुए अवसरों मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा घर में ही फंसा हुआ है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका पैसा खर्च वाले कॉलम में जाता रहता है, बजाय एसेट संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के। यह मध्यम वर्ग का आम कैश फ्लो पैटर्न है। अगर कोई युवा दंपत्ति शुरुआत में ही अपने पैसे का ज्यादा हिस्सा असेट्स में निवेश करे, तो उनके बाद के साल आसान हो सकते हैं। उनके असेट्स बढ़ते रहेंगे और खर्चों को कवर करने में मदद करेंगे। अक्सर घर सिर्फ एक ऐसा साधन बन जाता है जिससे लोग बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए होम इक्विटी लोन लेते रहते हैं। संक्षेप में, एक बहुत महंगा घर खरीदने का फैसला निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय किसी व्यक्ति पर कम से कम इन 3 तरीकों से प्रभाव डालता है। 1. समय का नुकसान। उस समय का नुकसान जिसमें अन्य एसेट्स संपत्तियां अपनी वैल्यू बढ़ा सकते थे। 2. अतिरिक्त पूंजी का नुकसान। वह पैसा जो निवेश किया जा सकता था, उसे घर से जुड़े उच्च रखरखाव मेंटेनेंस खर्चों में लगा दिया जाता है। 3. सीखने एजुकेशन का नुकसान। अक्सर लोग अपने घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान को ही अपनी पूरी संपत्ति मान लेते हैं। क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं बचता, वे निवेश करना ही शुरू नहीं करते। इससे वे निवेश का अनुभव नहीं ले पाते। ज्यादातर लोग कभी भी निवेश की दुनिया में समझदार निवेशक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं बन पाते। और सबसे अच्छे निवेश के अवसर पहले ऐसे ही अनुभवी निवेशकों को दिए जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घर मत खरीदो। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको एसेट संपत्ति और लायबिलिटी देयता के बीच का अंतर समझना चाहिए। जब भी मुझे बड़ा घर चाहिए होता है, तो मैं पहले ऐसे एसेट्स खरीदता हूं जो उस घर का खर्च उठाने के लिए कैश फ्लो आय पैदा करें। मेरे शिक्षित पिता की पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस व्यक्ति के जीवन को सबसे अच्छी तरह दिखाती है जो रैट रेस में फंसा हुआ है। उनके खर्च उनकी आय के बराबर रहते हैं, जिससे उनके पास निवेश करने के लिए कुछ भी बचता नहीं। नतीजतन उनकी लायबिलिटीज देयताएं उनके एसेट्स संपत्तियों से ज्यादा हो जाती हैं। नीचे दिया गया डायग्राम बाईं ओर मेरे पुअर डैड की इनकम स्टेटमेंट को दिखाता है। यह अपने आप में बहुत कुछ समझा देता है। इसमें दिखता है कि उनकी आय इनकम और खर्च एक्सपेंसेस बराबर हैं, जबकि उनकी लायबिलिटीज देयताएं उनके एसेट्स संपत्तियों से अधिक हैं। दाईं ओर मेरे रिच डैड की पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो उस जीवन का परिणाम दिखाती है जिसमें उन्होंने लगातार निवेश किया और लायबिलिटीज को कम रखने पर ध्यान दिया। पुअर डैड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असेट्स एसेट्स लायबिलिटीज आय इनकम खर्च एक्सपेंसेस। रिच डैड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असेट्स एसेट्स लायबिलिटीज आय इनकम खर्च एक्सपेंसेस। इस तुलना से साफ पता चलता है कि पुअर डैड की आय सीधे खर्चों में चली जाती है, जबकि रिच डैड अपनी आय को असेट्स में लगाकर उसे बढ़ाते हैं और लायबिलिटीज को कम रखते हैं। अमीर और अमीर क्यों बनते हैं? व्हाई द रिच गेट रिचर। मेरे रिच डैड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने से यह समझ में आता है कि अमीर लोग और अमीर क्यों बनते जाते हैं। उनकी एसेट्स वाली कॉलम इतनी आय इनकम पैदा करती है कि वह उनके सभी खर्चों एक्सपेंसेस को आसानी से कवर कर लेती है। इसके बाद जो पैसा बचता है, उसे वे फिर से एसेट्स में निवेश कर देते हैं। इस तरह उनकी एसेट्स लगातार बढ़ती रहती हैं, और जैसे जैसे एसेट्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे उनसे होने वाली आय भी बढ़ती जाती है। परिणाम, अमीर लोग लगातार और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। संरचना स्ट्रक्चर। एसेट्स आय इनकम पैदा करती हैं। आय इनकम खर्च एक्सपेंसेस को कवर करती है। बचा हुआ पैसा दोबारा एसेट्स में निवेश होता है। लायबिलिटीज कम या नियंत्रित रहती हैं। यही चक्र साइकिल अमीर लोगों की संपत्ति को लगातार बढ़ाता रहता है।
मिडिल क्लास क्यों संघर्ष करती है? वाई द मिडिल क्लास स्ट्रगल? मिडिल क्लास मध्यम वर्ग हमेशा आर्थिक संघर्ष की स्थिति में फंसी रहती है। उनकी मुख्य आय इनकम उनकी सैलरी से आती है। जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे उनके टैक्स भी बढ़ जाते हैं। साथ ही उनके खर्च एक्सपेंसेस भी उनकी आय के अनुपात में बढ़ते जाते हैं, इसीलिए इसे रैट रेस कहा जाता है। मिडिल क्लास लोग अक्सर अपने घर को ही अपनी सबसे बड़ी एसेट संपत्ति मानते हैं, बजाय इसके कि वे ऐसे एसेट्स में निवेश करें जो नियमित आय इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स पैदा करें। संरचना स्ट्रक्चर: आय इनकम सैलरी से आती है। खर्च एक्सपेंसेस आय के साथ बढ़ते जाते हैं। लायबिलिटीज बढ़ती रहती हैं। एसेट्स कम या सीमित रहती हैं। इस स्थिति में उनका पैसा खर्चों और लायबिलिटीज में ही चला जाता है और वे निवेश करके अपनी आय बढ़ाने का मौका खो देते हैं। नतीजा: मिडिल क्लास लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं और आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ये पैटर्न अपने घर को निवेश इन्वेस्टमेंट मानना और यह सोच रखना कि सैलरी बढ़ने का मतलब है बड़ा घर खरीदना या ज्यादा खर्च करना आज के कर्ज से भरे समाज की नींव है। जैसे जैसे खर्च बढ़ता है, परिवार और ज्यादा कर्ज में डूबते जाते हैं और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती जाती है, भले ही उनकी नौकरी में तरक्की हो रही हो और उन्हें नियमित रूप से वेतन वृद्धि मिल रही हो। यह एक उच्च जोखिम हाई रिस्क जीवन शैली है जो कमजोर वित्तीय शिक्षा के कारण पैदा होती है। हाल के समय में बड़े पैमाने पर नौकरी जाने की घटनाएं ये दिखाती हैं कि मिडिल क्लास आर्थिक रूप से कितनी अस्थिर है। कंपनी के पेंशन प्लान अब 401k जैसे प्लान से बदले जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी भी भरोसेमंद नहीं रही है, जिससे रिटायरमेंट के लिए उस पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। इससे मिडिल क्लास में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। आजकल म्यूचुअल फंड लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। आम निवेशक टैक्स, होम लोन, बच्चों की पढ़ाई और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें निवेश सीखने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए वे म्यूचुअल फंड मैनेजर पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के निवेश होते हैं, लोग सोचते हैं कि उनका पैसा डाइवर्सिफाइड होने के कारण सुरक्षित है। पढ़ा लिखा मिडिल क्लास अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स और ब्रोकर की इस सोच को मान लेता है। सेफ खेलो, रिस्क से बचो। असल में सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुरू से वित्तीय शिक्षा की कमी ही इस जोखिम को पैदा करती है। मिडिल क्लास को सुरक्षित खेलना पड़ता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं होती, उसमें लायबिलिटीज देयताएं ज्यादा होती हैं और ऐसे एसेट्स संपत्तियां नहीं होती जो आय उत्पन्न करें। आमतौर पर उनकी आय का एकमात्र स्रोत उनकी नौकरी पेचेक होती है। इस वजह से उनका जीवन पूरी तरह उनके नियोक्ता एम्प्लॉयर पर निर्भर हो जाता है। जब जिंदगी में बड़े और अच्छे निवेश के मौके आते हैं तो वे उनका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे पहले से ही बहुत काम कर रहे होते हैं, ज्यादा टैक्स दे रहे होते हैं और कर्ज में डूबे होते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम है एसेट संपत्ति और लायबिलिटी देयता के बीच अंतर को समझना। एक बार जब आप यह अंतर समझ लेते हैं तो आपको अपनी कोशिशें उन एसेट्स को खरीदने में लगानी चाहिए जो नियमित आय इनकम उत्पन्न करें। यही एक मजबूत और सफल आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार एसेट्स संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से आपकी एसेट कॉलम बढ़ती जाएगी। साथ ही लायबिलिटीज देयताएं और खर्चों एक्सपेंसेस को कम रखें ताकि ज्यादा पैसा एसेट्स में निवेश करने के लिए उपलब्ध हो सके। धीरे धीरे आपकी एसेट्स इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप ज्यादा जोखिम वाले स्पेक्युलेटिव निवेश भी कर पाएंगे, ऐसे निवेश जो 100% से लेकर अनंत इन्फिनिटी तक रिटर्न दे सकते हैं। जैसे $5000 का निवेश जो बढ़कर $1 मिलियन या उससे ज्यादा हो सकता है। मिडिल क्लास इन्हें बहुत जोखिम भरा मानती है, लेकिन जो लोग वित्तीय रूप से समझदार फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं उनके लिए ये निवेश जोखिम भरे नहीं होते। अगर आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग मास्क करते हैं तो स्थिति कुछ इस तरह होती है। कंपनी के लिए काम सैलरी के लिए, सरकार के लिए काम टैक्स के रूप में, एसेट्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, आय इनकम, खर्च एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट, बैंक के लिए काम लोन एमी चुकाने के लिए। इसका मतलब है कि आम आदमी 3 जगह काम करता है। कंपनी के लिए सैलरी पाने के लिए, सरकार के लिए टैक्स देने के लिए, बैंक के लिए लोन और एमी चुकाने के लिए। नतीजा, उनके पास खुद के लिए बहुत कम पैसा बचता है जिससे वे एसेट्स बना सके और अमीर बन सकें। एक कर्मचारी एम्प्लॉय जो घर का मालिक भी है, उसकी मेहनत आमतौर पर इस तरह काम करती है। 1. आप कंपनी के लिए काम करते हैं।
कर्मचारी अपने मालिक या शेयरहोल्डर्स को अमीर बनाते हैं, खुद को नहीं। आपकी मेहनत और सफलता मालिक की सफलता और उसके रिटायरमेंट को मजबूत करती है। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार आपकी सैलरी से अपना हिस्सा टैक्स आपको मिलने से पहले ही ले लेती है। जितना ज्यादा आप काम करते हैं उतना ही ज्यादा टैक्स देते हैं। अक्सर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं, टैक्स भरने के रूप में। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर होम लोन, मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है। समस्या यह है कि अगर आप सिर्फ ज्यादा मेहनत करते हैं तो इन तीनों कंपनी, सरकार, बैंक को आपकी मेहनत का और बड़ा हिस्सा मिलने लगता है। इसलिए आपको सीखना चाहिए कि आपकी मेहनत का फायदा सीधे आपको और आपके परिवार को कैसे मिले। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको अपने काम पर ध्यान देना है, यानी ज्यादा सैलरी के पीछे भागने के बजाय एसेट्स, संपत्तियां बनाने पर फोकस करना है, तो अगला सवाल आता है, आप अपने लक्ष्य गोल्स कैसे तय करेंगे। ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी जारी रखनी पड़ती है और उसी सैलरी से एसेट्स खरीदने होते हैं। जैसे जैसे उनके एसेट्स बढ़ते हैं, वे अपनी सफलता को कैसे मापें। किस बिंदु पर कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह अमीर, रिच हो गया है या उसके पास पर्याप्त संपत्ति, वेल्थ है। जैसे मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज की अपनी परिभाषा है, वैसे ही मेरे पास वेल्थ की भी अपनी परिभाषा है। असल में मैंने ये परिभाषा आर. बकमिंस्टर फुलर नाम के व्यक्ति से ली है। कुछ लोग उन्हें अजीब क्वैक कहते थे तो कुछ उन्हें जीनियस मानते थे। कई साल पहले उन्होंने आर्किटेक्ट्स के बीच हलचल मचा दी थी जब उन्होंने जियोडेसिक डोम नाम की संरचना के लिए पेटेंट अप्लाई किया। लेकिन उस पेटेंट आवेदन में फुलर ने वेल्थ के बारे में भी एक खास विचार प्रस्तुत किया था। शुरुआत में ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लगा, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर यह समझ में आने लगा। वेल्थ, धन का मतलब है किसी व्यक्ति की वह क्षमता कि वह आगे कितने दिनों तक बिना काम किए अपना जीवन चला सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिनों तक टिक सकता हूं। ये नेटवर्थ कुल संपत्ति से अलग है, क्योंकि नेटवर्थ में अक्सर ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जो कोई आय नहीं देती, जैसे घर में पड़ा सामान। वेल्थ का असली माप यह है कि आपकी एसेट्स, संपत्तियां से कितना कैश फ्लो आय आ रहा है और वह आपके खर्चों, एक्सपेंसेस के मुकाबले कितना है। उदाहरण, मान लीजिए एसेट्स से हर महीने आय इक्वल्स 1000 रुपये, हर महीने खर्च इक्वल्स 2000 रुपये। तो इस स्थिति में आप सिर्फ आधा महीना, लगभग 15 दिन की बिना काम किए चल सकते हैं। जब आपकी एसेट्स से आय 2000 रुपये प्रति माह हो जाती है, तब आपके सारे खर्च पूरे हो जाते हैं। आप वास्तव में धनवान, वेल्थी बन जाते हैं। इसका मतलब अब आप अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। आपकी एसेट्स ही आपका खर्च चला रही होती हैं। आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। इसके बाद अगला लक्ष्य होना चाहिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एसेट्स से आने वाली अतिरिक्त आय को फिर से एसेट्स में निवेश करना। जितना ज्यादा पैसा एसेट्स में लगेगा, उतनी आपकी संपत्ति बढ़ेगी, उतनी आपकी आय बढ़ेगी और उतनी ही आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ेगी। सरल समझ, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एसेट्स बनाओ, उनसे आय लो, खर्च पूरा करो, बचा पैसा फिर एसेट्स में लगाओ। यही तरीका है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अमीर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनता है। जैसे जैसे मेरी एसेट्स, संपत्तियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे मेरा कैश फ्लो, आय भी बढ़ता है। और जब तक मैं अपने खर्चों को इन एसेट्स से आने वाली आय से कम रखता हूं, तब तक मैं और अमीर बनता जाता हूं, ऐसी आय के साथ जो मेरी शारीरिक मेहनत पर निर्भर नहीं होती। जैसे जैसे ये दोबारा निवेश, रीइन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया जारी रहती है, मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता जाता हूं। बस इस सरल बात को हमेशा याद रखें, अमीर लोग एसेट्स, संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास सिर्फ खर्च, एक्सपेंसेस होते हैं। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग लायबिलिटीज, देयताएं खरीदता है जिन्हें वे एसेट्स समझते हैं। तो अब सवाल है, मैं अपने काम, बिजनेस पर ध्यान देना कैसे शुरू करूं? इसका जवाब क्या है? इसका उत्तर अगले अध्याय में मिलेगा, जहां रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बातों को समझाया गया है।